कमाल की नजर है उसका, यही असर है जो आप यूं पधारे। कितनी हंसी लहर है, स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम आपका इस बड़ौदा की फुलवाड़ी में झूम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत अनुभव के सेशन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आज हम नरेंद्र भाई जी को बोलेंगे कि वो आपसे परिचित कराए सबको। नरेंद्र भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। अब ओम। शांति। हाँ, ये जो प्रेम भाई है तो काफी पुराने भाई है बाबा के बच्चे, जैसे 40 साल के ऊपर मेरे ख्याल से हो गए हैं। जब हम नागपुर में एजुकेशन कर रहे थे, मास्टर ऑफ एजुकेशन का, तब एक इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी नागपुर में। तब हम इनके कांटेक्ट में आए, तकरीबन 30 साल पहले। तो उसके पहले भी वो 10 साल ज्ञान में थे, काफी अनुभवी थे और हमको एंटरटेन करते थे। माना, ये ज्ञान कोई सूखा सूखा नहीं है। इनके हर बात में एक कॉमेडी रहती है, ज्ञान युक्त कॉमेडी। और हमारे चंद्रपुर एरिया में इनको कॉमेडी किंग भी कहते हैं। मगर कॉमेडी कॉमेडी किंग तो है ही है, मगर इनका जीवन जो है काफी प्रेरणादायी है, क्योंकि काफी स्ट्रगल हुआ है। वो तो अभी अनुभव बताएंगे तो उसमें तो आ ही जाएगा। मगर इनकी अगर परिचय दिया जाए तो बाबा के ये ऐसे बच्चे हैं जैसे परिवार के जो सदस्य होते हैं। क्योंकि इनकी लौकिक जो बहन है वो सेंटर पर थे नागपुर के। फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। और एक भाई भी समर्पित थे, श्री भगवान भाई। और उन्होंने कोरोना काल में शरीर छोड़ा। तो वैसे दो दो मेंबर जो समर्पित थे, वो उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद परिवार वालों को भी ये आता ही है, परीक्षा आती है। मगर भाई साहब इतने अचल अचल और अडोल है कि ये एकदम स्थिर रहे और हलचल में नहीं आए। और बाबा के ऊपर जो निश्चय था वो और भी कड़ा हुआ, क्योंकि ज्ञान से उस सारी परिस्थिति को इन्होंने हैंडल किया। और भी फिर कई परिस्थितियां इनके लौकिक में आई, मगर ये हमेशा ही एक रस रहे। तो ये एक इनसे शिक्षा शिक्षा की बात है। और भाई साहब हमेशा ही बहनों का रिगार्ड करते। और इनको पढ़ाई का बहुत शौक है। महाभारत और गीता में काफी इनका कमांड है। और जो भी बात करते हैं तो जो गीता के श्लोक होते हैं उसके आधार से वो हम लोगों को हर चीज को समझाते हैं। भला ही वो पहले हंसी मजाक में चले जाते हैं लाइट करने के लिए, मगर काफी गहरे ज्ञानी हमारे भाई साहब है। तो मुझे बुला गया था हिमानी बहन ने कि आपको स्वागत भी करना है। तो मुझे सौभाग्य मिला है ये। तो भाई साहब का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो भाई जी, अभी हम सभी आपको सुनना चाहेंगे। आपके अनुभवों से बहुत सारी प्रेरणा लेंगे सभी। तो अभी आप शुरू करें। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। जी। ओम शांति। सभी को तो ओम शांति किया। अभी ये तो जो बाबा ने हमको मंत्र दिया है ओम शांति का, तो उसके अर्थ में हमको स्थित होने के लिए बाबा कहते हैं। दुनिया के हिसाब से जो है सभी को फिर अलग अलग देना पड़ता है उनके हिसाब से, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीट है। हमारे ये मिनेश भाई जी बाहर रहते हैं, तो शायद हो सकता है उनको गुड मॉर्निंग कहना पड़े, किसी को गुड आफ्टरनून कहना पड़े, या किसी को गुड इवनिंग। तो अपने अपने हिसाब से स्वीकार करना। तो भाई साहब ने हमारा अल्प परिचय दे ही दिया है, नरेंद्र भाई जी ने। तो इस शरीर का नाम प्रेम कुमार है। और 1984 से 1984 में बाबा का ज्ञान मिला है। तो जब 84 में हम 12th क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय 18 ईयर्स शरीर की आयु थी। उसी समय ज्ञान मिला। तो ज्ञान तो ऐसा ही एक हमारा एक क्लासमेट था, सुखदेव भाई नाम के। तो नागपुर जिले के अंदर एक उमरेड करके तालुका है, तो वहाँ हम पढ़ाई के लिए रहते थे। तो
वहां पे एक शिविर लगा था, और वो शिविर में वो भाई गए थे, सुखदेव भाई। और उन्होंने वहाँ योग शिविर भी किया, और वहाँ की जो प्रदर्शनी की जो चित्र है वो लेके आए और उन्होंने अपने रूम पे लगाए। तो वो जो योग शिविर था उसमें मैं भी एक दिन गया था देखने के लिए। तो वहाँ के जो बीके भाई बहने थे वो चित्रों के ऊपर समझा रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान उनके समझाने के ऊपर में नहीं था। वो चित्रों के ऊपर में जो कुछ लिखत थी, वो सिर्फ लिखत हम पढ़ते थे और पढ़ के आगे बढ़ते थे। तो सभी के वो सभी चित्रों के ऊपर जो जो लिखा था वो पढ़ा, और हम आ गए। तो कुछ दिनों के बाद मैं उस भाई के रूम पे गया, तो मुझे वो चित्र दिखे। तो कुछ दिनों के बाद मैं उस भाई के रूम पे गया, तो वो प्रदर्शनी के चित्र मुझे दिखे। तो मैंने सहज पूछा कि मैं, भाई इन चित्रों को कहीं तो भी मैंने देखा है। तो फिर उन्होंने बताया कि अमुक अमुक जगह ऐसा एक मेला लगा था, और उस मेले में मैंने ऐसा योग शिविर किया। जो हमारे मित्र थे, उसके रूम पे जब मैंने वो चित्र देखा, तो मुझे वो चित्र कहीं देखे जैसे लगे। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपने कहाँ से लाए, तो उन्होंने बताया कि अमुक अमुक जगह ऐसा मेला लगा था, और उस मेले से मैंने ये लाए। तो अब मुझे भी याद आया कि मैं भी एक दिन देखने के लिए गया था। तो उन्होंने तो आया वो मैं। योग शिविर करके उन्होंने क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। वो रोज मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाते थे। तो जब भी मैं स्कूल पूरा होने के कॉलेज पूरा होने के बाद में जब उनके रूम पे जाता था, तो वो मुझे क्लास में चलने के लिए कहते थे। तो कुछ दिन तक ऐसे ही चला, मैं उनको मना करते गया कि भाई मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, कैसा बैठना, क्या करना, और कुछ भी आइडिया नहीं। तो मैं बोला ऐसी जगह जाके मैं क्या करूं। तो बोले कुछ नहीं, हम घर में जैसा बैठते हैं वैसा ही बैठना है, आप चलो। तो ऐसा कुछ दिन तक चला, लेकिन मैं गया नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा ही संडे का दिन था, उस दिन बोले चलो, बोले अभी आप चलते हैं। तो मैं बोला ये हमेशा बार बार कहते ही है, तो मैं बोला चलो जाके देखते हैं क्या है। तो जैसे शाम के समय था, ये है 84 की बात, 1984। तो मैं गया सेंटर पर, उमरेड सेंटर पर गया। तो वहाँ पे योग की लाल लाइट चल रही थी और सब योग में बैठे थे। तो इस भाई ने मुझे डायरेक्ट क्लास में ही बिठाया। तो लाल लाइट लगा था, सभी योग कर रहे थे, और मैं उनके बीच में जाके बैठा। तो मुझे कुछ एबीसीडी उसकी मालूम नहीं थी। तो मैं, योग क्या होता यही मालूम नहीं। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, जो आजू बाजू में जो चित्र लगे हुए थे मैं उनके तरफ पे देख रहा था, क्या है करके। तो जब उनका योग पूरा हो गया और मुरली का समय हुआ, तो जो निमित्त बहन थी, रत्नमाला दीदी, जो वर्तमान समय गोंदिया सेंटर पर है, तो उस समय वो थे। तो उन्होंने बाहर बुलाया और उन्होंने परिचय पूछा, और उन्होंने फिर ज्ञान के बारे में बताया कि यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है। और और फिर मैंने पूछा कि भाई इसका फीस वगैरह कितना होता है, क्योंकि उस समय मैं स्टूडेंट था, कमाई तो थी नहीं। तो पहले चिंता थी भाई इसकी, क्योंकि कोई भी ट्यूशन हो या कोई भी पढ़ाई हो तो उसकी तो फी देनी पड़ती है। तो दीदी बोले नहीं, इसकी कोई फी नहीं होती है, बोले आप रोज का आधा पौना घंटा दीजिए और ये कोर्स करिए। तो मैंने कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद मैं रेगुलर हो गया। तो वहां जाने के बाद में, जब मैं फर्स्ट टाइम वहां गया, तो वहां जाने के बाद में वहां की जो शांति थी, वहां का जो पवित्र वातावरण था, और वो वहाँ के जो भाई बहनें हैं, उनका जो एक दूसरे के साथ का जो व्यवहार था, वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा व्यवहार, एक दूसरे के साथ में जो आपस में जो प्यार, वहाँ की स्वच्छता,
वहाँ की जो रूहानियत था उस समय, तो रूहानियत था क्या होती है ये तो पता नहीं था, लेकिन अभी ये है, तो वो जो रूहानियत, उनका जो रूहानियत आकर्षण था, उसने बहुत आकर्षित किया। तो फिर रेगुलर होने के बाद में, जैसा ही छोटा बच्चा जैसा जन्मता है, तो माँ बाप उसको बहुत गोदी में इधर उधर लेके घूमते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। तो आखिरी पहले के जो 2 साल है, 84 से लेके 86 तक, वो तो बहुत अच्छे गए। वरना उस समय में तो ऐसा समझो कि हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि उस समय नया ज्ञान मिला था, एकदम उमंग उत्साह था, और ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो जहां जहां भी दीदी जाते थे तो सेवा के लिए वहां जाते थे। और फिर वहां का 86 में पढ़ाई पूरा होने के बाद, फिर 86 में फिर मैं नागपुर आया। तो नागपुर भी आया इसलिए कि जैसा अभी 84 में ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद में फिर धारणाओं की बात आती है। तो जैसे खान पीन, लहसुन प्याज नहीं खाना है, या और भी जो धारणाएं थी अपनी स्नान पानी की, ये वो। तो ये तो जब मैं उमरेड में था तो रूम करके रहता था, वहाँ अकेला था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इंडिविजुअल सब ये था। लेकिन यहाँ का जब पूरा होने के बाद जब मैं लौकिक गांव गया, तो वहां जब मैंने बताया कि भाई नहीं, ये हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये ऐसी हमारी ये है, तो लौकिक पिताजी ने बोला कि बोले ये यहाँ पे ऐसे नाटक नहीं चलेंगे। अगर आपको इतना ये है तो अपनी कमाई करो, और आपको जो खाना है जो नहीं खाना है वो आप करो। तो उस समय मुझे बहुत ये लगा कि भाई देखो भाई, जिस पिताजी ने आज तक इतना ये पालन पोषण किया, या जिन्होंने आज तक इतना प्यार दिया, उन्होंने इतने कठोर शब्दों में ऐसा कहा कि भाई अभी देखो आपको, हाँ अगर ऐसे करना है तो आपको अपनी कमाई करो। तो फिर उस दिन गांव के बाहर में एक पुलिया है, उस पुलिया के ऊपर में गया मैं, और बहुत रोया। ऐसा कि बहुत बहुत रोया कि बाबा अभी आप ही बताओ कि मुझे क्या करना, क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई जॉब नहीं है, कुछ ये नहीं है, इन्हीं लोगों के भरोसे पे अभी तो मेरी जीवन चल रही है, तो अभी मैं क्या करूँ। तो दूसरे ही दिन क्या हुआ कि नागपुर के लिए गवर्नमेंट आईटीआई में के लिए, वो एड निकली थी, तो उसका फॉर्म भरा था हमने। तो उसका कॉल आया गवर्नमेंट आईटीआई के लिए। तो जिस घर मालिक के नाम उमरेड में रहते थे, उसके लड़के ने वो लाके दिया। तो अभी नागपुर जाना था पढ़ने के लिए। तो हमारे लौकिक पिताजी ने कहा कि अभी हम आपको पढ़ा नहीं सकते, आपको क्या करना है तो अभी आप देखो। लेकिन हमारी लौकिक माताजी ने कहा कि बोले ये जाता है तो जाने दो, बोले वो वहां जाके क्या रिक्शा चलाना है, क्या करना है वो करेगा, और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, लेकिन उसको जाने दो। ऐसा बोलने के बाद पिताजी थोड़े नरम हो गए, और बोले ठीक है, बोले जाओ, बोले पढ़ने के लिए। लेकिन नागपुर में जब गए हम, तो ना रहने का कोई ठिकाना, ना रूम रहने का बोले तो ना रूम का कोई, रूम की कोई व्यवस्था थी, और ना कहीं ये कहाँ रहे। तो एक हमारे एक जिस घर मालिक के यहाँ उमरेड में हम रहते थे, उसका एक रिलेटिव वहाँ नागपुर में रहता था, वो हमारा फ्रेंड था। तो उसको बोला मैं कुछ दिनों के लिए आपके रूम पे रहूंगा, लेकिन वो बिके नहीं था, तो आज्ञा नहीं था। तो मैं बोला आपके रूम पे रहूंगा, तो उसने बोला ठीक है आओ। तो मैं वहाँ गया। तो अभी भोजन तो हम किसी के इसका करते नहीं, तो मैं दोनों समय का भोजन मैं ही बनाता था। बाकी के काम वो करता था, लेकिन भोजन का जो भी है वो मैं खुद बनाता था, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता था कि उसको फिर रेडीमेड मिलता था। तो ऐसा करते करते, और फिर वहाँ पे धर्मपेट में एक सेंटर था अपना, उस समय में नागपुर में एक ही सेंटर था उस समय। तो मैं वहाँ रोज क्लास के लिए जाता था। तो ये डिस्टेंस जो है जहाँ मैं रहता था, वो और सेंटर का डिस्टेंस कम से कम 7-8 किलोमीटर था।
तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस मैं रोज साइकिल से जाता था और रोज आता था। तो एक दिन और वो मुरली खत्म होते बराबर तुरंत मैं निकल जाता था, क्योंकि समय नहीं रहता था। क्योंकि जाने के लिए मेरे को आधा पौन घंटा लग जाता था। तो इसलिए फिर मैं मुरली होते बराबर उठ के चला जाता, क्योंकि कोई सेवा नहीं कर पाता था। तो संडे के दिन छुट्टी होती थी आईटीआई को, तो इसलिए फिर मैं रुकता था। तो फिर जो भी यज्ञ में सेवा होती वो फिर मैं करता था। तो एक दिन संडे के दिन मैं रुका सेंटर पर। तो दीदी से परिचय नहीं था। बड़ी दीदी जो पुष्पा रानी दीदी थी, सब जोन इंचार्ज, उन्होंने साकार बाबा की पालना ली हुई ऐसी आत्मा थी। तो उस दिन रुका मैं सेंटर पर। तो बोले, ये आप कहाँ से आए? बोले। तो मैं बोला, दीदी मैं उमरेठ से आया। तो बोले, कहाँ रहते? तो मैंने बोला, "वो ऐसा ऐसा मैं सिरसपेट में रहता हूँ।" तो उतने दूर क्यों रहते? बोले। तो मैं बोला, दीदी वहाँ रहने की व्यवस्था वहाँ है, रूम एक मित्र के साथ में मैं रूम पे रहता हूँ, उनके उनके साथ में। तो बोले, वो बीके है क्या? नहीं। तो मैं बोला, वो बीके नहीं है, नॉन बीके है। तो बोले, यहाँ एक भगवान भाई है, बोले उनके साथ क्यों नहीं रहते? तो मैं बोला, मैं उनको पहचानता नहीं। तो बोले, शाम को आओ, बोले मैं उनसे परिचय करवा देती, बोले। तो भगवान भाई एक हमारे उमरेठ के भाई थे, लेकिन मैं उनसे परिचित नहीं था। तो वो उनके साथ में एक पहले एक यशवंत भाई थे नागपुर के, वही रहते थे। तो लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई थी चंद्रपुर। तो वो फिर अकेले थे। तो फिर मैं उनके साथ में गया, शाम को गया फिर सेंटर पर। तो वो भगवान भाई भी आए शाम को। फिर उनके साथ में दीदी ने परिचय करवाया, ये आपके उमरेठ के ही है, बोले, और यहाँ पे ऐसा ऐसा ये होते हैं। तो फिर मैं उनसे परिचय हुआ, और वो बोले, फिर आ जाओ, बोले आप सामान लेके मेरे रूम पे आ जाओ, बोले हम रहेंगे साथ में। तो फिर ऐसा उनके साथ में रहना हुआ। तो एक साल का आईटीआई था। एक साल आईटीआई करने के बाद में, फिर आईटीआई पूरा होने के बाद में फिर वही बात आ गई कि अभी क्या हो गया, क्योंकि जॉब तो मिली नहीं थी। आईटीआई किया लेकिन जॉब नहीं थी। तो फिर बोला, मैं उनको बोला कि मैं मतलब अभी मैं चलता हूँ गाँव। तो बोले, गाँव जाके क्या करूँगे? गाँव जाके आप क्या करोगे? बोले, आप यही रुको, यही अपन कहीं जॉब ढूंढते हैं, और फिर बोले यही आप कंटिन्यू करो। तो मैं बोला, ठीक है। तो जिस घर मालिक के हम रहते थे, तो वहाँ पे वहाँ का उनका जो रिलेटिव था एक, तो वो एमआईडीसी में एक कंपनी में सुपरवाइजर थे। तो फिर उनके साथ में उनको पूछा कि बोले, ऐसा ऐसा हमारे भाई को जॉब चाहिए। भगवान भाई बोले, हमारे भाई को ऐसा जॉब चाहिए, तो अगर आपके कंपनी में अगर हो कोई जॉब तो बोले बताओ, बोले। तो वो बोले, हमारे कंपनी में जॉब तो है, बोले, लेकिन बहुत हार्ड काम है, बोले बहुत ही हेवी है, बोले ये बहुत नाजुक है, बोले ये कर नहीं पाएंगा, बोले। तो मैं तुरंत बोला, मैं बोला, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है, हार्ड रहे या कुछ भी रहे, लेकिन मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पिताजी की वो शब्द मेरे कान में घूमते थे कि भाई अगर ऐसे आपको अगर ये करना है, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, हाँ, और ऐसा करना है तो खुद कमा के देखो और खुद खाओ। तो फिर मैं बोला, मैं जो भी काम होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उन्होंने कंपनी दिखाने के लिए लेके गए, एक रात के समय में उनकी नाइट ड्यूटी थी, तो वो लेके दिखाने के लिए लेके गए। तो वो एक लोहे की कंपनी थी, वहाँ लोहा बनता था। और लोहे के बड़े बड़े जो रॉड होते थे वो कंधे पे उठा के वो लेके जा, लेबर लोग काम करते थे, तो वो लेबर लोगों का काम करना था। नहीं तो वो गैस के सिलेंडर होते थे, तो वो जो गैस कटिंग होती थी उसके पास में वो ले जाना पड़ता था। ऐसा काम था। तो बोले, करोगे? तो मैं बोला, हाँ जी करूंगा मैं। तो बोले, आओ फिर कल से, बोले नाइट शिफ्ट में आओ कल से। तो मैं पहले दिन जब गया तो मुझे ड्यूटी मिली, वो जो ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर होते हैं, ऐसे लंबे सिलेंडर होते हैं, तो वो गैस कटर के पास में पहुंचाना, जहाँ से स्टॉक होता था वहां से वो गोडाउन से लाना और उनके पास में पहुंचाना, और खाली हुए सिलेंडर फिर उधर ले जाना। तो मैं लाइफ में पहली बार देखा वो ऑक्सीजन के वो जो सिलेंडर होते हैं लंबे सिलेंडर, वो पहली बार देखा। तो मैं वो उनको कंधे पे उठाने की कोशिश कर रहा था। तो बाकी लोग जो थे वहां पे वो हंस रहे थे। तो मैं बोला, कुछ तो भी अपनी गलती हो रही है, ये लोग हंस रहे हैं।
तो फिर बोले उन्होंने, ये ऐसा नहीं उठाना पड़ता, बोले इनको नीचे लिटाओ बोले, और पाँव से ऐसे धकेलते हुए लेके जाओ बोले, गोल गोल घुमाते हुए। अरे हम कहा ठीक है भाई, ऐसा है। तो फिर वो काम किया। तो ऐसा करते करते जब ये चल रहा था, तो उस बीच में क्या हुआ कि जैसा हमारा जब वो आईटीआई पूरा हुआ, तो उस समय हमारे जो छोटे भाई थे श्री भगवान भाई, वो भी बीके ही थे। अभी कोरोना के इसमें उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो उनका उनकी माना मैट्रिक की एग्जाम हो गई, और वो मैट्रिक पास होके अभी क्या करना, तो वो मेरे को बिना बताए मेरे पास चले आ गए। तो बस स्टैंड से हमारी रूम का डिस्टेंस कम से कम 15 किलोमीटर है था उस समय। तो वो वहां से वो, जेब में पैसे नहीं थे रिक्शा के लिए या कुछ इसके लिए, तो वो पैदल ही आ गए। अभी इधर खुद की से इधर खुद का ही मेंटेन करना मुश्किल, उसमें ये भी आ गए दूसरे। तो अच्छा, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मुझे यहाँ आना है करके, बिना बताए चले आए। तो फिर मैं बोला भगवान भाई को अब क्या करते इसका। तो ठीक है बोले, कोई बात नहीं बोले, इनका जो भी पढ़ाई का जो चलेगा वो देखेंगे बोले। तो फिर उनका भी आईटीआई में एडमिशन लिया, उनका आईटीआई चलता रहा। और फिर मैं एमआईडीसी में काम किया। तो 2 साल तक एमआईडीसी में काम किया। तो उस समय में इतना सब हेवी काम होते हुए भी, सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए, और बाबा का जो क्लास था उसके लिए, हमेशा ऐसा कभी क्लास मिस नहीं होता था, और ना ही कोई सेवा मिस होती थी। जब भी ड्यूटी का टाइम छोड़ के जो भी समय होता था, वो पूरा बाबा की सेवा में ही जाता था। तो ऐसा करके 2 साल निकाले। 2 साल के बाद में फिर जिंदगी कहाँ से कहाँ ले गई कि हमको ये नागपुर में नया सेंटर बना खुद का। पहले तो किराए का मकान था, किराए के भवन में था, अपना सेंटर था। तो नया भवन बनाना था, जो अभी वसंत नगर में था, अभी तक था। अभी तो वो दूसरा नया अपना खुद का बना है। तो उस समय की बात है। तो उस समय नया बनाना था, तो उसके लिए वहाँ पे 2 भाइयों की जरूरत थी कि जो रिस्पॉन्सिबल माना, जो लेबर लोगों को संभालना, पेमेंट करना, मटेरियल देखना, ये सब कार्य जो था। तो आप मधुबन में जाते थे, तो वो रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए एक वसंत भाई करके थे, गुजरात के थे वो वसंत भाई। वो एक में उनका एक्सीडेंट में वो उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो वसंत भाई और मैं, हम दो ही वहां पे पूरा भवन बनते तक पूरी सेवा दिए। और जैसा ही भवन पूरा हुआ, और 18 जनवरी का वहां पे ब्रह्मा भोजन रखा था, पहला ही। तो ब्रह्मा भोजन होने के बाद जो बर्तन थे, वो बर्तन लेके मैं वो धर्मपेट सेंटर पे गया। और वो बर्तन मैं ऊपर चढ़ा ही रहा था सीढ़ियों से, कि पोस्टमैन ने मेरे को लेटर दिया अपॉइंटमेंट का, कि वो एसटी में कंडक्टर, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट जो है, उसमें बस कंडक्टर की नौकरी के लिए। तो मैंने दीदी को पूछा, उनका दीदी ये मेरे को ऐसा ऐसा कॉल आया है, तो क्या करने का। तो जाओ बोले। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। तो वो नौकरी भी माना ऐसी थी कि जैसा वो बोलते हैं ना कि भाई, जैसा कागज फाड़ता है लेकिन पागल नहीं, घंटी बजाता है लेकिन पुजारी नहीं, पैसे मांगता है लेकिन भिखारी नहीं। तो उस टाइप की वो नौकरी थी, क्योंकि दिन भर तो वो टिकट के कागज फाड़ना पड़ता था, पागल का ही काम था ना। और दिन भर घंटी बजाना पड़ता था, लेकिन पुजारी का काम नहीं था। और दिन भर पैसे मांगना पड़ता था टिकट के, लेकिन वो दीदी हमारी मजाक उड़ाती थी कि भाई ये ऐसा, ये है करके। तो 12 साल वो नौकरी की है। तो उस नौकरी के दरमियान मैं बाबा को रोज बोलता था कि बाबा, आपने नौकरी तो दिया, लेकिन इसमें मजा नहीं आता। मजा नहीं आता माना क्या है कि इसमें
खान पीन का बहुत त्याग कर, मना खान पीन की बहुत ही मना ये होता था, क्योंकि अपना बाहर का ये नहीं होता था। और इसकी जो है बाहर ड्यूटी रहती थी, तो जो नाइट हॉल्ट अगर बाहर में है तो अपने को खुद का खुद अपना लेके जाना पड़ता था पूरा। तो इसके कारण बहुत मना खान पीन का प्रॉब्लम जाता था। तो फिर मैं बाबा को रोज ये करता था कि बाबा, मैं अभी इसमें निकलना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा ही अमृत वेले बाबा ने टच किया कि बेटे तू पढ़ाई को, बच्चे तू पढ़ाई को मत छोड़ो। तो मैंने, जैसा ही मैं वहां से आया था तो मैं ट्वेल्थ में फेल हो गया था। तो फिर नागपुर में आके फिर मैंने नाइट कॉलेज में एडमिशन लिया और अपना ट्वेल्थ क्लियर किया। और ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद में फिर आगे की पढ़ाई चालू किया, मैं बीए किया। बीए करने के बाद में फिर बीएड किया। और उसी दरमियान अपने नरेंद्र भाई जी से मुलाकात हुई। तो जैसे ही ये जो पढ़ाई चालू थी, तो उस पढ़ाई के दरमियान जो कॉलेजेस है, तो उसकी सेवा चलती रही। तो मैं जब एसटी में था तो एसटी में एसटी के जो भी डिपो मैनेजर लेवल से लेके डिपो मैनेजर, डीसी, आरएम, जो भी ये थे, एडब्ल्यूएस, डिपो मैनेजर, एडब्ल्यूएस, उसके बाद में डीसी, आरएम, ये जो जितने भी ऑफिसर्स थे, तो ये इनका प्रोग्राम रखा था। और उषा दीदी जी, मधुबन वाले उषा दीदी जी, वो प्रोग्राम, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि एसटी के इतिहास में ये बोले पहली बार है कि सब इतने ऑफिसर एक साथ इस प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। तो उस समय बाबा ने ऐसी प्रेरणाएं दी कि जिस भी डिपार्टमेंट में रहा उस डिपार्टमेंट की अच्छी सेवा हुई। और हमको आगे चल के एसटी में जो है, जो डेपो लेवल पे हमको सेवाएं जो करने की जो चांसेस मिले, तो वो उन्हीं के कारण जो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है उनकी अपनी सेवाएं हुई। तो उसके बाद में फिर 12 साल नौकरी करने के बाद में फिर मेरे को इस पुलिस डिपार्टमेंट में इसका कॉल आया, वायरलेस ऑपरेटर के लिए। तो वो फिर 2001 में फिर मैं इसमें गया। 89 से लेके 2001 तक इस एसटी में किया। फिर बाद में 2001 में पुलिस डिपार्टमेंट में गया। और 2001 से लेके अभी तक फिर उसी में था। तो इसमें ये अनुभव ये रहा कि हमारे लौकिक परिवार में जो भाई बहनें ज्ञान में आए, तो उनको मैंने मुंह से कभी ज्ञान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जो जीवन है, जीवन देख के उनको प्रेरणा आई कि कैसे अपने जीवन में इस ज्ञान को अप्लाई करे। तो श्री भुवन भाई के बारे में बताया, वो लौकिक पढ़ाई के लिए मेरे पास में आया। तो मैंने उनको यही बताया कि भाई देखो, अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ के हमारे जो नियम धारणाएं हैं उसके ऊपर चलना होगा, तो ही आप यहाँ रह सकते हो। तो उन्होंने शहर से खुशी से बोला कि ठीक है, मुझे सब ये है, जो भी है मैं सब करूंगा। तो वो भी एकदम आते बराबर रेगुलर हो गए। ये हो गई 86 की बात। फिर 92 में हमारी जो लौकिक सिस्टर है वो मेरे पास पढ़ने के लिए आई। सॉरी, 90 में आई, 90 में पढ़ने के लिए आई। उस समय उसका 10th हो गया था, और 10th के बाद में फिर वो पढ़ने के लिए आई 11 12। जब 92 में उसका उसका 12th हो गया, तो एक दिन ऐसे, क्योंकि वो हर गुरुवार को आती थी डेली, तो उसका आना नहीं ये होता था, पढ़ाई रहती थी, घर के काम रहते थे, तो वो नहीं आती थी। तो एक दिन एग्जाम, 12th का एग्जाम होने के बाद में वो आई। तो गुरुवार के दिन हमारा हर गुरुवार का ये प्रोग्राम रहता था कि जो भी भोग के प्लेट्स है या जो भी भोग के बर्तन है, बर्तन जितने भी है, वो पूरे साफ सुफ करके मांज के फिर आखिर में भोग लेके फिर घर जाते थे। चाहे वो रात के 10 बजे या 11 बजे, तो भी हम वो पूरा करके ही जाते थे। तो हम ये 3 4 भाई मिलके ये करते थे।
तो तब तक बहन जी बैठी रही दीदी के पास में। तो फिर ये होने के बाद जब मैं भोग लेने के लिए गया तो दीदी बोले ये क्या करती है, तो मैं बोला दीदी जी ये इनका 12th हो गया है, तो अभी रिजल्ट आने का है, आने के बाद में फिर आगे का प्रोग्राम देखेंगे। तो दीदी बोले मैं तो बोले इसको ब्रह्मा कुमारी बना के ही रहूंगी बोले। तो मैं बोला दीदी आप उनको पूछो। तो पूछा दीदी ने पूछा कि भाई ये क्या ब्रह्मा कुमारी बनोगे। तो उसने भी बोला अभी हाँ, अभी वो तो क्या ना तो नहीं बोल सकती दीदी को। तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है बोले, तो आज से बोले ये सेंटर पर ही रहेंगी बोले। देखो कोई पहले फ्री प्रोग्राम या पहले कोई प्रोग्राम नहीं, तो बोले दीदी बोले आज से ये सेंटर पर ही रहेंगी बोले। तो मैं बोला देखो आप भाई उनकी क्या मर्जी है, तो वो उनकी मर्जी क्या, उन्होंने तो हाँ बोला बोले। तो दीदी ने तुरंत उसके जो नाक में कान में नाक में जो सोने के ये जो रिंग्स वगैरह या जो भी ये थी, वो सब उसी समय उतरवाए। नाक में जो थे सोने का जो बहनों को रहता है, कान में गले में जो भी है, वो सब पूरा वही उतरवाया और मेरे तरफ दिया, बोले ये आप ले जाओ बोले। ममता दीदी मैं ये ले जाके क्या करूंगा, पहनने वाला आपके पास में है और मैं ले जाके क्या, ममता वो जहाँ है वही वो वही का वो हो गया। तो फिर तो देखो मोहम्मद दीदी जी अभी ये तैयारी से भी नहीं आई है। हाँ ना इन्होंने कपड़े लाए हैं अपने, और ना ही कोई तैयारी से आई है। तो मैं बोला कम से कम कल लेके आता हूँ मैं, नहीं बोले कल नहीं, आज से ही रहेंगी, आप घर जाओ बोले और इनके कपड़े लेके आओ बोले। तो उनको उसी समय दीदी ने सेंटर पर रख लिया। तो वैसे ही फिर वो सेंटर पे रही, वहीं से फिर वो बहनों की ट्रेनिंग में गई। और फिर उसके बाद में फिर वो घर वापस नहीं आई, फिर वो वही रही। तो फिर उसके तुरंत बाद ही फिर बड़ी बहनों का वो ट्रांसफर का ये आया। बहनों को फिर इधर उधर जो छोटी बड़ी बहनों को जो है वो इधर उधर ये सेंटर से वो सेंटर पे उनका ट्रांसफर हुआ था। तो उस समय बहन जी को भेजा था उस्मानाबाद। तो उस समय में वहां पे बहुत बड़ा भूकंप आया था महाराष्ट्र में, लातूर, किल्लारी, ये उस्मानाबाद। उसमें बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस समय बहन जी उस्मानाबाद में थे, हमारी लौकिक बहन जी तो वंदना दीदी उस्मानाबाद थे। तो उन्होंने फिर अपना अनुभव सुनाया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक धक बाबा बोलते ना झटकू, तो वैसे वो जो लौकिक भाई भी है उन्होंने भी ऐसा ही एक सेकंड में निर्णय लिया कि नहीं यहाँ रहना है मुझे। तो बाबा के ज्ञान में माना कोर्स होने के पहले ही वो चलने लगा। बहन जी का भी वैसा कोई डिसीजन नहीं, कोई मना ऐसा भाई ब्रह्मा कुमारी बनना है या कोई ये नहीं है। दीदी ने कहा ये हाँ जी, तो उन्होंने झटको एक धक से उन्होंने अपना जीवन उसमें लगा दिया। तो जब बहन जी सेंटर पे रहने लगी हमारी लौकिक बहन, तो मेरा ये था कि भाई ये तो प्री प्लान हमारा कुछ ये सेंटर पे रखने का या उसका सेंटर पे रहने का कुछ ये नहीं था। तो मेरा ये रहता था कि भाई इसको कुछ अगर कोई ऐसा इसको ओपिनियन जो है उसका कि भाई उसको सेंटर पे कैसा लग रहा है, उनकी इच्छा है या नहीं है, या उनको कैसा क्या है। तो वो जब भी कभी मैं क्लास में जाता था, क्लास के बाद में फिर उनको मिलता था। तो अभी ये बातें तो ऐसे आम सभी के सामने नहीं होती, अभी वो तो अलग से ही बात करनी पड़ेगी। ये तो हर एक के सामने बात करने वाली बात नहीं होती है। तो मैं एक दिन ऐसा ऊपर के इसमें जाके माना ऐसा बात कर रहा था। तो उतने में ही कोई ऐसे वीआईपी लोग सेंटर पे आए थे, तो दीदी जी उनको वो सेंटर दिखा रही थी। तो हम वहाँ पे बात कर रहे थे। अभी वो लौकिक बहनें थी, तो मैं उसमें क्या कोई ऐसा ये नहीं था, कोई शर्म वाली बात या ऐसा कोई ये नहीं था, या ऐसा कोई छुप के बात करना है या ऐसा कोई अलग से कोई बात करना है या कोई ऐसी आलतू फालतू बात करना है। वो तो लौकिक बहनें थी तो कोई ये नहीं था। लेकिन दीदी ने मुझे बुलाया, बोले प्रेम कुमार भाई इसके बाद में बोले बात करना है तो सभी के सामने करना बोले, ऐसा ये का अकेले में बात नहीं करने का।
तो मैं बोला दीदी वो तो लौकिक बहन ही है, मैं उनसे क्या ऐसी आलतू फालतू बात करूंगा। तो बोले ठीक है, बोले ये आपको मालूम है, बोले कि ये आपकी लौकिक बहन है, पर बाकी बाहर के लोगों को, दूसरे जो अनजान लोग हैं, उनको मालूम है क्या, बोले कि ये आपकी लौकिक बहन है। तो तब से मैंने कान को ये दिया कि सेंटर की कोई भी बहन से अगर बात करनी है तो अकेले में कभी भी बात नहीं करनी है। तो वो सीख मिली मुझे कि भाई ये बात सही है, क्योंकि सेंटर पे जो बहन है वो सिर्फ अभी अपनी बहन नहीं रही है, लौकिक बहन नहीं है अभी वो, अभी वो सभी की बहन हो गई। तो इसलिए आ, ये एक सीख मिली कि भाई अगर बात करना है तो हमको सभी के सामने ही बात करनी है। तो तब से फिर कोई भी बात करनी होती थी, चाहे पर्सनल भी बात है, लेकिन दीदी के सामने हम बात करते थे। तो ऐसा ही चलता रहा। फिर उनकी ट्रांसफर हुई दीदी की रामटेक सेंटर पे, और उस समय में एसटी में ही था। तो वो ऐसे ही दिवाली के समय लौकिक घर आई थी। तो लौकिक घर आई थी तो एक दो दिन रही, और फिर बाद में उनको जाना था सेंटर पे। तो फिर मैं मतलब मैं ड्यूटी जाता, नागपुर से मैं अप डाउन करता था ड्यूटी के लिए, रहना नागपुर में था, ड्यूटी रामटेक में थी। तो मैं मेरे साथ में ही फिर वो बैठ के आई। तो जैसे ही हम रामटेक के थोड़ा पास पहुंचे, वहां से समझो 10 किलोमीटर रामटेक होगा, ऐसे डिस्टेंस पे हमारे एसटी का जो एसटी बस थी, ये महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि एक पुलिया के ऊपर से हमारी बस जा रही थी, तो वो उस समय वो पुलिया के ऊपर में रोड नैरो था, और उधर से एक ट्रक आ रही थी। तो ट्रक के बाजू में वो हुक होते थे, ऐसे रस्सा बांधने के लिए हुक होते थे। तो वो हुक से जो बस का जो राइट साइड का जो पतरा है वो पूरा उसने वो चीरते हुए आखिरी तक लेके गया। तो जो विंडो के पास जो भी बैठे थे, तो वो पूरी उनकी ऐसी गर्दनें कटते हुए पूरे गए। और वो बस ऐसे इस साइड में पलटी हुई, जिस साइड में दरवाजा रहता है, मेन गेट रहता है, उस साइड में पलटी हुई, और ट्रक उस साइड में पलटी हुआ। तो उसमें कम से कम 7 8 लोग स्पॉट पर ही चले गए। और आजू बाजू की एरिया में बहुत ऐसा जो ट्रक और बस का जो ये हुआ, टकराव हुआ, तो उसके कारण आजू बाजू के जो गांव के लोगों को बहुत जोर से आवाज गई, तो वो लोग पूरे वहां पे जमा हो गए। और गाड़ी में 80 85 लोग थे, माना पूरी खचाखच भरी हुई थी, और स्टैंडिंग भी लोग थे। तो जैसे ही बस ऐसी गई, तो वो बहन जी तो खिड़की के पास में बैठी, उसके बाजू में मैं बैठा था। तो इधर के सब लोग हमारे ऊपर गिर गए और हम सबके नीचे। तो बहन जी का जो सर है वो पूरा खिड़की में जो ये था, वो गैप थी, वो गैप में पूरा ऐसा घुस गया। और मैं ये कोशिश कर रहा था कि इनके ऊपर ज्यादा ना प्रेशर जितना कम से कम आए करके, मैं ये जो है इन लोगों को थोड़ा ऊपर के ऊपर है ऐसा ये कर रहा था। पर ये भी एक अपनी एक लिमिट होती है शक्ति की, कि भाई इतना हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो वो पूरा वेट उनके ऊपर जा रहा था। तो हमारी अभी लंबाई ज्यादा होने के कारण जो 2 सीटों के अंदर में गैप बहुत कम होती है, तो हमारे पूरे दोनों ऐसे घुटने जो है पूरे ये टकराव के कारण वो फूट गए, हाथ फूट गए। और बस ऐसी गिर गई, तो वो जो ऊपर का जो पोर्शन था, तो उसमें किसी की मुंडिया ऐसी फंस गई, वो चले गए। और उनका जो खून है वो हमारे ऊपर टपक रहा था। तो हमारे खून से ज्यादा जो बाकी औरों का जो खून खून गिर रहा था, उनसे ही हम पूरे लाल हो गए। तो बहन जी तो सफेद साड़ी सफेद यूनिफॉर्म में थी, मैं तो रंगीन कपड़ों में था, क्योंकि ड्यूटी जा रहे थे। तो बहन जी के वो सफेद, तो पूरा उनका जो सफेद ड्रेस था पूरा लाल हो, माना पूरा रंगीन हो गया था। तो ऐसे इसमें फिर अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि रास्ता तो पूरा बस पलटी हो गई तो नीचे दब गया था। तो जो राइट साइड का जो पतरा फट गया था, तो लोग उसके ऊपर कूद के, उसके ऊपर चढ़ के नीचे कूद रहे थे। और जो पीछे साइड में जो एक विंडो रहती है आपातकालीन इमरजेंसी एग्जिट के लिए,
तो इमरजेंसी एग्जिट तो वहां से एट ए टाइम एक ही व्यक्ति निकल सकता था, और बस में तो इतनी भीड़, तो वो ऐसा कि जो कोई नीचे गिर गया तो वो नीचे दबने से ही मर गया। माना इतना वो वहां पे था, सीटें टूट गई थी, तो वो टूटी हुई सीटें हमारे ऊपर, वो और हम चिल्ला रहे यार भाई उठो उठो। तो जो जिंदा था वो उठेगा, और जो मर गया वो क्या उठेगा। तो ऐसे मरे हुए हमारे ऊपर पड़े हुए थे, तो हम चिल्ला रहे। तो ऐसे इसमें फिर कुछ समय के बाद तो हमको तो लगा कि बस अभी हो गया, दी एंड हो गया। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि वहां पे कोई हेल्प नहीं, कोई चीज नहीं, जो अपना जिसका ये हो रहा है, माना जो ऊपर से जो उठ के फ्री हो गया तो वो समझो बच गया। और जो दबा हुआ है, अगर वो उसके ऊपर का अगर प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो फिर वो ओम शांति। तो ऐसा था, तो कुछ समय के बाद में हमारे ऊपर जो पड़े हुए थे तो वो उड़ गए। फिर मैं उठा, और बहन जी का सर जो है वो खिड़की में घुस गया था, तो उनको फिर निकाला। बाकी उनको कुछ भी जख्म नहीं हुई, माना ऐसा टूटना फूटना या ऐसा कोई उनको ऐसा मुक्का मार लगा हुआ था, पर ऐसा उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे को ऐसा ये यहाँ पे फट गया था, तो मैं फिर हॉस्पिटल जाके टाके वाके मैं लगवाया। तो जब ये पूरा हो गया तो हम भी फिर ऊपर चढ़े, और बहन जी को ऐसा हाथ देके उनको भी ऊपर ये किया, और फिर हम जंप लेके नीचे निकले, नीचे कूदे। तो फिर बहन जी को भी निकाला। अभी ये होने के बाद जब हमने पूरा वो खून का और वो जब वो देखा हमारा ये वो, तो हमको दोनों को फिर वो वोमिटिंग होने लगी, वो सीन देख के। ऐसा चक्कर आके ऐसा वोमिटिंग होने लगी वो सीन देख के। तो वो होने के बाद फिर खुद को संभाला, और फिर बहन जी को एक झाड़ के नीचे छांव में बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। और फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई हम तो बच गए, लेकिन जो अभी बचने की उम्मीद है ऐसे लोगों को भी फिर बचाया जाए। तो फिर मैं नीचे उतरा, और जो जिंदा थे उनको मैं एक एक को, दो चार जने हम ऐसे मिलके हम ऐसे निकाल रहे थे। पर लोगों को देखो कैसा मना, उस समय में जो मरने वाले होते हैं उनको बचाने की प्रायोरिटी पहले होती है। लोग क्या कहते हैं, हम नीचे उतरे जब, तो भैया वो मेरा जूता, वो सफेद वाली चप्पल, मेरा वो सफेद वाला बैग, भैया वो मेरा ये चीज, मेरे भैया वो मेरा चीज, माना वो उनको चीजों की पड़ी थी। और हम वो जो है, जो अभी बचने वाले माना बचा सकते हैं, ऐसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा करके फिर जो जो बच सकते थे उनको निकाला, और उनको हॉस्पिटल भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम बाबा के श्रीमत के अनुसार या बाबा के लिए जब ये कुछ जैसा लौकिक पिताजी ने कहा था कि भाई ये आपके नाटक ऐसे नहीं चलेंगे, खाना पीना जो है ये मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये आप अपना देखो। तो ये जो बात दिल को लगी, और हमने बाबा के लिए, क्योंकि 14 साल का वनवास तो राम को हुआ था, हाँ सीता को थोड़ी हुआ था। लेकिन सीता को क्या चाहिए था, मुझे रहना राम के साथ में है। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं, मैं भी भला मुझे वनवास नहीं हुआ, लेकिन मैं राम के साथ ही रहना पसंद करूंगी। तो इसीलिए कि वो पिताजी ने कहना, और हमने माना जो भी आए, जो भी समस्या आएंगी, जो भी प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हम नहीं पीछे हटेंगे। तो वही एक प्रेरणा हमारे लिए। देखो पिताजी ने तो उन्होंने उनके हिसाब से कहा होगा, लेकिन वो हमारे लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा साबित हुई। उनके जो शब्द, तीखे शब्द जो थे, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। और हम फिर चलते गए, और फिर बाद में आपको बताया कि 2021 में, 2001 में फिर पुलिस में लगे, पुलिस में सर्विस मिली। तो फिर उसके बाद में फिर वो सिलसिला चलता रहा। तो फिर उसके कारण फिर इधर उधर सब जगह पूरे महाराष्ट्र में नौकरी के कारण फिर घूमना रहा। तो जब नागपुर में थे तो जो भी बड़े प्रोग्राम होते थे, जो भी जितने भी प्रोग्राम होते थे, जैसे पद यात्रा हुई, मोटरसाइकिल यात्रा निकली, या जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम बनते थे, तो उसमें दीदी हमको पार्टिसिपेट करती थी। और ओनली पार्टिसिपेटर्स नहीं,
तो जो भी बड़ी जिम्मेवारी है, जैसे पद यात्रा निकली थी, तो पद यात्रा में जो भी पदयात्री थे, तो उनका जहाँ पर भी मुक्काम माना, जहाँ पर भी हॉल्ट होता था, तो वहाँ पे उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था, उनका रहने का बरोबर ठीका से है क्या नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था, उनके कपड़े धोने की व्यवस्था, कपड़े धोने के लिए देना, प्रेस करना, ये आदि जो भी है, वो सब ये था। और वो साथ में एक ट्रक था, उसमें उनका बैगेज था, तो वो निकाल के देना। वो बारिश के दिन थे, तो कभी बारिश आई तो उनको सबको रेनकोट निकालना, माना 20-25 पदयात्री थे, तो उनका पूरा बैगेज था ट्रक में, साथ में ट्रक जो था उसमें, तो वो उनका किसी को जो भी बैग लगी, जो भी लगे, वो निकाल के देना, फिर से वापस रखना। रेन बारिश आया तो रेनकोट निकाल के देना, ऐसे रास्ते में उनको पानी पिलाना। तो ये सब जो जिम्मेवारियां थी, वो हमारी तरफ थी। और उसके बाद में फिर मोटरसाइकिल साइकिल यात्रा निकली थी, ये ग्राम विकास विंग की तरफ से। तो वो मोटरसाइकिल यात्रा में भी जो यात्री थे, तो वो प्रदर्शनी के पूरे कटड़े लगे हुए थे, तो वो कभी गिर जाते थे, कभी ढीले हो जाते थे, तो कभी कुछ हो जाता था, तो वो सब देख रेख करना, उनका पेट्रोल पानी का देखना, ये करना वो करना, वो सब जवाबदारी दी दी थी। और उसके बाद में फिर जो भी ऐसे बड़े प्रोग्राम्स होते थे, तो उसमें सब में दीदी पार्टिसिपेट करती थी और जिम्मेवारी देती थी। तो वो सब करते हुए फिर लास्ट में अभी हमारा जो प्रमोशन हुआ चंद्रपुर में, तो विशेष बात ये कि जब चंद्रपुर में आए, तो तब तक कुंदा दीदी जी से हमारा कोई ज्यादा विशेष परिचय नहीं था। जब वो नागपुर आते थे कोई प्रोग्राम में, या नरेंद्र भाई जी जो आते थे प्रोग्राम में, उस समय में ओम शांति या कोई ऐसा ये ऐसा। और वो जब पढ़ाई के समय में, जब बीएड कर रहे थे हम, उस समय में जितने भी प्रिंसिपल्स है नागपुर में, जितने भी बीएड और डीएड कॉलेजेस है, उन सभी के लिए प्रोग्राम बनाया था, सभी को बुलाया था, और वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो उन्होंने भी उस समय कहा था कि इतना नागपुर के इतने जो प्रिंसिपल्स है, सभी डीएड बीएड कॉलेज के, तो एक समय में एक साथ में इतना बड़ा प्रोग्राम अभी कभी नागपुर यूनिवर्सिटी के इसमें नहीं हुआ करके। तो उस समय में ये एजुकेशन विंग की तरफ से टीम आई थी, और उनके द्वारा वो फिर प्रोग्राम हुआ था, उसमें नरेंद्र भाई जी भी आए थे। तो ऐसा ये जीवन का सिलसिला चलता रहा। और फिर अभी चंद्रपुर जब आए, तो फिर दीदी जी को मैंने सिर्फ फोन ही किया कि मैं, दीदी जी हमारा ऐसा ऐसा प्रमोशन हुआ है, और आपके यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो मुझे एक रूम की आवश्यकता है। तो मैं मतलब अगर सेंटर के पास में कोई अगर रूम चाहिए, रूम हो, तो मुझे दिला दीजिए। तो दीदी ने कहा कि भाई, बाबा का भवन, बाबा का घर होते हुए आप रूम पे क्यों रहते हैं। और ये बात है 9 तारीख की, 9 तारीख की, 9 मार्च 2023 की। और दीदी के यहाँ प्रोग्राम था 16 तारीख का, जो कुसुम दीदी जी के निमित्त प्रोग्राम था, और वो बड़ा प्रोग्राम था। और उनके पास में बहुत सारे वीआईपी, बहुत सारे बड़ी भाई बहनें आने वाले थे, तो उनके पास से ही इतने सारे आने वाले थे, रहने की जगह ये वो सब उनकी अरेंजमेंट करनी थी। इतना होने के बावजूद भी दीदी ने मुझे सेंटर पे रहने के लिए कमरा दिया, और उन्होंने सेंटर पे रहने की व्यवस्था की। नहीं तो अगर वही बात अगर मुझ जैसी की अगर होती, मुझे अगर कोई बोलता था कि भाई नहीं भाई, ऐसा ऐसा ये है, ये अरेंजमेंट करो, तो मैं खुद रहता था, तो मैं नहीं बोलता था, क्योंकि हमारे पास ही इतना बड़ा प्रोग्राम है। तो फिर नए भाई की या नए आने वाले भाई की या सेंटर पर कैसे व्यवस्था करें, क्योंकि बाकी और लोगों को हमने बाहर व्यवस्था करके रखा था। तो ऐसा हमारे नरेंद्र भाई जी और कुंदा दीदी जी का तो बहुत बहुत थैंक्स है। और ये जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया, तो मैं ऑर्गेनाइज करने वाले सभी टीम को, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये एक आप तो सभी महारथी है, मैं एक छोटे से भाई का एक जो आपने एक मीट रखा, तो उसके लिए मैं सभी को थैंक्स करता हूँ। हमारी हिमानी दीदी जी, हमारे भलाई हमारे भाई साहब नहीं है, मिनेश भाई नहीं है, तो फिर भी उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और वैसे मिनेश भाई बोले तो हमारे चंद्रपुर आके गए, हिमानी बहन जी भी आके गए, कल्प में पहली बार उनसे मिलना हुआ। लेकिन
और ऐसा लगा कि हम पहली बार नहीं मिल रहे, हम बहुत बार हम मिले हैं। तो मिनीश भाई तो अभी वो तो है, 10 अवतार में पहला अवतार उनका ही है। हाँ, तो उनको तो याद करना ही पड़ेगा। मिनेश बोले तो क्या, मछली के राजा। हाँ, तो ऐसे हमारे जो भाई साहब है, मछली के राजा मिनेश। हाँ, मत्स्य अवतार। हाँ, भगवान का पहला अवतार। तो ऐसे हमारे मिनेश भाई को भी बहुत 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 धन्यवाद। हमारे हिमानी बहन जी को भी धन्यवाद। कुंदा दीदी जी और नरेंद्र भाई जी तो है ही है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मीट में जो भी सम्मिलित हुए हैं, मैं सभी को तो नहीं जानता हूँ। अमेरिका से मुकेश भाई है। हाँ जी, तो मैं नाम सहित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम क्योंकि आपके साथ बैठने का हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो आपका अनुभव सुनकर हमें बहुत सारी भाई बहनों को प्रेरणा मिली, और जो बाबा कहते हैं कि बाबा के हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता होती है, तो आप भी एक विशेष आत्मा हो जिसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को और सुनने को मिला है। कैसे निश्चय बुद्धि होकर आपने ये बातें रखी, और जैसे कुछ कहता है कोई तो उसको दिल में लगाकर उसको अपनी उन्नति का साधन बनाना, ये हम आज आपसे सीखे हैं। और आपकी बहन जो है वो एक धक से झटकू, जैसे आपने कहा, आप बहन जी और आप भी एक झटकू होकर यज्ञ में समर्पित हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ हमारे निमित्त जो होते हैं उनमें भी परख शक्ति कैसी होती है, कैसे वो आत्माओं को परख लेते हैं और उनको समर्पित करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है बाबा के बच्चों से, और इसीलिए ये अनुभव का सिलसिला चलता रहता है, ताकि अनुभवों की लेन देन करके हम एक दूसरे से कुछ सीख कर हम अपने आप को आगे बढ़ाए। हाँ? तो आपका बहुत 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 दिल से इस बड़ौदा की फुलवाड़ी की ओर से धन्यवाद, शुक्रिया, जो आपने समय निकाला और आपका अनुभव शेयर किया। और हम कुंदा दीदी को भी याद करेंगे। कुंदा दीदी से भी हमने फोन पे बात की थी आने के बाद, और उनसे भी बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ हम नरेंद्र भाई जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे अनुभवी रत्नों को मिलाकर सबको उसका फायदा शेयर करवाते हैं। तो इसीलिए हम भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाइयों में से भी अगर किसी को कुछ कहना है प्रेम भाई के बारे में तो बताए, नरेंद्र भाई जी। जी, इनके पास अभी इन्होंने तो जीवन का एक ये बताया कि ये सीरियल वार की भाई कैसे कैसे ज्ञान में आए। मगर इनका दूसरा एक पहलू है जो कॉमेडियन, माना हर बात में बात से बात जोड़ के तुरंत ही वो दूसरी बात बोल देते हैं, तो लोग अपने आप हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। माना ज्ञान को रमणीक कैसा बनाना, तो ये भाई साहब में बहुत बड़ी विशेषता है। अगर हमारी बहुत बड़ी जर्नी भी है कहीं की, कहीं अगर 4 घंटे चलना है ड्राइविंग पे, अगर बहनें अगर गाड़ी में है तो बेचारी वो थक जाती है, सब डिब्बा वगैरह जो टिफिन बनाना होता है उनको ही बनाना होता है। मगर ये भाई साहब अगर गाड़ी में हैं तो ऐसे ज्ञान युक्त बातें में उनको हंसाते हैं कि उनकी थकान जो है वो दूर कर देते हैं। तो ऐसा भी इनका एक सेशन हो सकता है जो ज्ञान युक्त बातें हो, मगर वो चुटकीली वाली हो, जैसे कॉमेडी शो रहता है उस टाइप का होता है ज्ञान युक्त। हाँ मुकेश भाई, ये इंटरनेशनल जूम मीटिंग है, उसमें भारत से, अमेरिका से, कनाडा से सब जुड़ते हैं। तो आज मुकेश भाई भी कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं। मुकेश भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व के साथ समय गुजारने का और आपके रूहानी प्यार और स्नेह पाने का, हंसते हुए जो, वो मुझे मिनेश भाई जी और नरेंद्र भाई जी की वजह से जब मैं चंद्रपुर आया था तब प्राप्त हुआ था। और मुझे समय, वहाँ जो समय काटा मैंने, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब रूहानी स्मृति है जो जीवन भर नहीं भूली जा सकती। और मैं यही कहना चाहूँगा कि
आप हंसाते थे, हंसते थे, साथ में आप जो रूहानी केयरिंग और हमारे साथ शेयरिंग करते थे वो एकदम नेचुरल होती थी। क्योंकि हम चंद्रपुर आए थे तो पहले ही रेलवे स्टेशन पे भी आप हमें लेने आए थे, तो ये सब बहुत ही आपके स्वभाव में रूहानियत भरी थी। और आपका अनुभव ये बताता है कि संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में राजयुग स्थिति क्या होती है वो आपके अनुभव से सीखने को मिलता है। और दूसरी ये बात जो मैंने सीखी है आपसे कि अगर सदा हल्के रहना है तो मन में बोझ नहीं पालना है, और अंदर और बाहर एक जैसा रहना है। यह आपसे, आपके आज के अनुभव से मैं सीखा हूँ। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और जिंदगी ही यूं ही बाबा भाई बनने में कटी जा रहा है। ये आपसे मैं सीख रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रेरणा मिली। हाँ, तो इसीलिए ये अनुभव का कार्यक्रम सबको अच्छा लगता है कि कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं हम किसी से सीख पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा। ओम शांति। कान्हा के थाम लो जहान को, कान्हा के थाम लो जहान को।